अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। सबसे पहले आपको पता है कि लाहौर में कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हुकूमत वफ़द के तवील मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब हो गया। कलअदम TLP आज मुल्क भर में धरने ख़त्म कर देगी। हुकूमत मुकदमात ख़त्म करेगी। 4th शेड्यूल से नाम निकाला जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे। तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें कि ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दूंगा। कौमी असम्बली का इजलास आज भी होगा। दोपहर 3 बजे तलब किए गए इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज और मुल्की हालात के पेश नज़र कौमी असम्बली इजलास का शेड्यूल हंगामी बुनियाद पर तब्दील किया गया है। से कबल कार्रवाई जुमेरात तक मुलतवी की गई थी। आज दोपहर 3 बजे होने वाले इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने अपील की है कि तमाम अरकान इजलास में शिरकत यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि उलमा मशाइख की कोशिशों से इंतज़ामिया और कलअदम TLP के दरमियान मामला तय पा गए हैं। लाहौर में मौजूद धरना थोड़ी देर में ख़त्म कर दिया जाएगा। उनका मज़ीद क्या कहना था, सुनवाते हैं। कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से उलमा मशाइख की कोशिशों से हुकूमत, इंतज़ामिया और जो तहरीक कलअदम तहरीक लब्बैक के लोग हैं उनके दरमियान मामला तय पा गए हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो लाहौर में धरना है वो भी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो सूरत-ए-हाल है आज़ाद पार्लिमान में आएगी और फिर पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है। पार्लिमान उस हवाले जो भी फैसला करे वो कौम के सामने आ जाएगा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सियासी मजहबी कायदीन वो सब मोहब्बत करते हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत से। हमारे वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत की भरपूर चौकीदारी की है, आलम इस्लाम के मुसलमानों की तर्जुमानी की है। आज भी उन्होंने अपनी तकरीर में जो बातें कही थी कल जो गुजर गई वो उसमें बड़ी वाज़ेह उन्होंने दुनिया को बताया है, अपनी कौम को बताया है कि हम आलमी सतह पर हैं नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इंशाअल्लाह ताला इसी सिमत में हम आगे बढ़ेंगे जो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में बताया। और अभी आपको अपडेट करें, हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के पेश नज़र PTA ने लाहौर यतीम चौक में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी हैं। यतीम चौक के अतराफ 10 किलोमीटर तक डाटा सर्विसेज बंद की गई थी, जबकि PTA ने डाटा सर्विसेज पर पाबंदी अब ख़त्म कर दी है। आपको बताएं, हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के पेश नज़र PTA ने लाहौर यतीम चौक में इंटरनेट सर्विसेज बहाल अब कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत से सैकड़ों अकाउंट्स जाली खबरें फैला रहे हैं। 4 लाख ट्वीट्स में से 70% फेक अकाउंट से किए गए। बदकिस्मती से JUI और नून लीग भी इंतशार फैलाने के लिए शामिल हो गई। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पोलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई। किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाए। साथ वो नून लीग
अब इनसे मैं पूछता हूँ कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए। मुसलमान हुक्मरानों, आओ शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में एक हो जाओ, डट जाओ, मगरिब पर वाज़े कर दो, ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसे जुर्म करार दो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मुसलमान मुल्कों और मगरिब से दो टोक मुतालबा, आलमी मीडिया में सुर्खियाँ जम गईं। चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए मुसलमान रियासतों मुत्तहिद हो जाओ, तौहीन रिसालत के मगरिबी जराइम के खिलाफ डट जाओ। मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मुसलमान हुक्मरानों पर जोर। जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे। तौहीन रिसालत को जुर्म करार दिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मगरिब से दो टोक मुतालबा कर दिया। आलमी ज़राए इब्लाग में सुर्खियाँ जम गईं। अल जज़ीरा ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मतलब इस्लाम से गुस्ताखी है। डेली मेल में हेडलाइन लगी कि इमरान खान ने मुसलमान दुनिया के इत्तेहाद पर जोर दिया है ताकि तौहीन रिसालत जैसे जुर्म का रास्ता रोका जा सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यही तरीका है। इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। इंडिया टुडे ने खबर को इस तरह लिया कि शान रिसालत में गुस्ताखी पर होलोकॉस्ट मुखालफत की तरह पाबंदी होनी चाहिए। गल्फ न्यूज़ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान यूं हेडलाइन किया कि मुसलमान दुनिया को इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूँ, मैं ही इस कैंपेन को लीड करूँगा। अपनी कौम को मायूस नहीं करूँगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूँगा। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की फिर पेशी। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी रहनुमा हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे, कहा मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं लेकिन हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं। एक जमात को कलअदम करार देकर फिर मुज़ाकरात भी किए जाते हैं। आज एहतसाब का एक तरफा निज़ाम चल रहा है लेकिन जो मुल्क के हक़ाइक़ हैं वो बड़े तल्ख़ हैं, बहुत इंतशार है और हर शख्स परेशान है। मुल्क के मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं लेकिन हुक्मरानों को परवाह नहीं। अफसोसनाक बात यह है रमज़ान शरीफ के महीने में जो लाहौर में हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं अवाम के सामने नहीं आ सके। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कोई बात इस बारे में नहीं की। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर की है जिसका ना सिर है ना पैर है। किसी शख्स को समझ नहीं आई कि बात क्या की है, जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के अंदर हिम्मत थी तो पार्लियामान में आकर तकरीर करता। जमहूरियत के इस दौर में जमातों को बैन किया जाता है, कलअदम करार दिया जाता है और फिर बताया जाता है कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। आपने अगर मुज़ाकरात करने थे तो कलअदम क्यों करार दिया? इस सफ़ीर को निकालने का वादा किसने किया था? जब हुकूमत वादे करती है वो पार्लियामान के सामने लाने चाहिए। फैज़ाबाद में उस ज़माने में हुआ था कि हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं, वो तारीख का हिस्सा है। लाई मखलूक अब ज़मीनी मखलूक बन चुकी है कि ट्रुथ कमीशन बना दे, हक़ाइक़ इस मुल्क के आपके सामने आ जाएंगे। वज़ीरों को आगे पीछे करने से मुल्क के मामलात बेहतर नहीं होंगे। मुल्क में हुकूमत नहीं है, सर्कस है। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में दावा किया कि उनके दौर में भी तौहीन के मामले पर मुज़ाहिरे हुए थे मगर कोई गोली नहीं चलाई गई थी। राजा परवेज़ अशरफ का दावा कितना दुरुस्त है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपको याद है कि मैं वज़ीर आज़म था, तौहीन रिसालत का एक मामला आया था। हमने उस वक्त यौम इश्क़ रसूल मनाया था। क्या हमने लोगों को गोलियां मारी थी? क्या हमने लोगों की लाशें गिराई थी? राजा परवेज अशरफ ने एक दिन में 20 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप से मुलाकात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा कि जहांगीर तरीन की बात सुनूंगा मगर केसेस में छूट नहीं मिलेगी। जहांगीर तरीन का हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार, पैगाम दिया कि सिर्फ इमरान खान से मुलाकात होगी। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों की बैठक। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने चीनी की सूरत हाल और जारी इंक्वायरियों पर ब्रीफिंग दी। जहांगीर तरीन का तज़किरा हुआ तो इमरान खान ने अपने देरीना दोस्त से मिलने का इंदिया दे दिया। बोले जहांगीर तरीन की बात सुनूंगा, इनसे मिलूंगा भी, लेकिन इनके खिलाफ केसेस आईन और कानून के मुताबिक ही चलेंगे।
हुकूमती कमेटी ने जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप को रवां हफ्ते मुलाकात का पैगाम भेजा तो इन्होंने किसी भी कमेटी से मिलने से साफ इनकार कर दिया। जहांगीर तरीन का कहना था कि इन्हें वजीर आजम से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई थी। मुलाकात होगी तो सिर्फ वजीर आजम से। अहम पेशरफ पर हम ख्याल ग्रुप ने जहांगीर तरीन के घर 21 अप्रैल का इफ्तिताह डिनर भी मुलतवी कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 137 अफराद जान से गए। 5445 नए मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता रोज़ वायरस के बायस सबसे ज़्यादा पंजाब में 104 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 21, सिंध, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में 3 अफराद का इंतकाल हुआ। बलोचिस्तान में 2 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 मरीज जाँ बहक। कोरोना से अब तक होने वाली मजमूई अमवात 16,453 तक जा पहुँची। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 68,002 कोरोना टेस्ट हुए। 5,445 अफराद में वायरस की तस्दीक के साथ फ़ाल केसेस की तादाद 83,298 रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8% रही। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बायस अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ने लगा। मुल्क भर के अस्पतालों में 5,314 कोरोना मरीज जेरे इलाज हैं। मर्दान में 95%, गुजरांवाला 88, मुल्तान 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर भर चुके हैं। सिंध हाईकोर्ट में 2 सगे भाइयों समेत दर्जनों लापता अफराद से मुतालिक केसेस की समाअत हुई। लापता अमीन की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम भी हुई। अदालत ने चेयरमैन नादरा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन नादरा को खुद पेश होकर वजाहत करने की हिदायत भी की गई है। अदालत नाकिस तफ्तीश पर पुलिस हुकाम पर काफ़ी बरहम भी दिखाई दी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं कि आपने 20 अप्रैल से पहले हाफिज साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनको आपने क्यों गिरफ्तार किया? आपने 20 अप्रैल तक, जब तक आपका मुआहदा था, जब तक टाइम तय था, आप उसका इंतज़ार करते। अगर वो 20 अप्रैल को कोई मामला करते, कोई वायलेंस करते, तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो एक्शन करते। तो आप तो इसके ऊपर आपने खुद एक जो है वो अपने स्टैंड को फाल्सिफाई कर लिया कि आपने 20 अप्रैल से कोई 10 दिन पहले ही जो है वो आप उनके ऊपर चढ़ दौड़े, उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी और फिर उनके ऊपर जो है वो आपने जो है वो पाबंदी जो है, बैन जो है वो आपने लगवाया थ्रू सर्कुलेशन। यानी इतना वक्त नहीं था आपके पास, या इतनी जल्दी थी, या इतने यक तरफा और सफाकाना फैसले थे कि कैबिनेट में भी डिस्कस करना जो है वो मुनासिब था। और इन्होंने जो है वो वहाँ उनके ऊपर पाबंदी ऐड कर दी, उनको कलअदम करार दे दिया, 4 शेड्यूल में सबको डाल दिया, उनकी जायदादें जब्त कर ली, उनके अकाउंट जो है वो जब्त कर लिए। अब मेरा ख्याल है कि अपना थूका जो है वो एक एक करके जो है ये चाटेंगे और इससे कहाँ जाएगी रिट, रियासत की रिट। रियासत की रिट का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। रियासत की रिट को इन्होंने बिल्कुल जो है वो फारिग कर दिया है और इससे पहले ये खुद यही कुछ करते रहे हैं, खुद पूरा मुल्क जो है वो ब्लॉक करते रहे, ये खुद सड़कें ब्लॉक करते रहे, खुद ये इस किस्म की तकारीर करते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि तहरीक लब्बैक के लोगों की तकारीर और उनके धरने जो हैं वो अभी तक इनसे कम ही थे जो ये करते रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ तो किसी ने जो है वो ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर बकौल वज़ीर दाखिला के कि 192 मकामात के ऊपर जो है वो रोड ब्लॉक था या धरने थे, 191 जो है वो क्लियर हो गए। सिर्फ एक यतीम खाना चौक जो है वहाँ पे जो है वो धरना था या ब्लॉकेज था। वो इनसे पूछे कि जब पूरे मुल्क में अमन जो है वो हो गया, पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो गया, तो भाई अगर यतीम खाना चौक में वो 30 दिन बैठे भी रहते, अगर राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान नोट फरमाएं। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जखीरा अनलोड करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे।
रमज़ान आते ही लीमू की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। दर्जा दोम का माल भी दर्जा अव्वल का कहकर फरोख्त किया जा रहा है। मुल्तान में आम सारिफ को लीमू 480 रुपए से कम में नहीं मिल रहा। राशिद हमीद की रिपोर्ट। नींबू 450 रुपए किलो भाई, आयो नींबू 450। आपको लीमू 200 रुपए का मिलना चाहिए, लेकिन मुनाफाखोरी ने आवाम की जेब को ऐसा निचोड़ा कि लीमू 5 से 600 रुपए फी किलो बिक रहा है। सबसे पहले लिए चलते हैं सिंध के जिला टंडोअलायार में, जहां का किसान लीमू 100 रुपए फी किलो के हिसाब से बेच रहा है। व्यापारी यहाँ से हमारे से उठाते हैं, बाजार में भी 100 रुपए किलो से हिसाब से उठाते हैं, वहाँ बेचे 400-500 के हिसाब से बेचते हैं। लेकिन मुल्तान या दूसरी मंडी में लीमू लेकर पहुंचने वाला आड़ती कहता है कि वो 200-250 रुपए का लीमू किसान से खरीद कर लाया है। अरे 1 किलो के पीछे 20 से 25 रुपए का खर्चा है। उधर जो है 200 से लेके 250 रुपए किलो फी उधर मिल रहा है नींबू, तो इधर खर्चा वगैरह लगा के 300 रुपए किलो पड़ जाता है। लीमू की मुनाफाखोरी में 2 नहीं 3 आड़ती मुलव्विज हैं, जिनमें से हर एक का मुनाफा 100 रुपए फी किलो के लगभग है। गौर कीजिएगा, पहला आड़ती 50 रुपए का खर्चा लगाकर लीमू के ट्रक मुल्तान लेकर आता है। बोली शुरू होने से पहले अपना 100 रुपए का मुनाफा साइड में रखता है। 31, फिर इसके आगे जितने की डील हुई वो इसका इजाफी मुनाफा। दूसरा आड़ती तकरीबन 300 रुपए का खरीद कर लीमू की दर्जाबंदी करता है और फिर उसे 350 से 400 में फरोख्त कर देता है। खर्चा भी तो पड़ता है ना, किराए का, डीजल है, पेट्रोल है, गाड़ी का एक्सपेंस है, उसके बाद मंडी के खर्चात हैं, मजदूरियाँ हैं, सब कुछ है। वो पड़ने के बाद ये रेट कोई ज़्यादा रेट नहीं है इन एक्सपेंस के बाद। बेसिकली ये सिंध से नींबू आ रहा है तो इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। छोटे दुकानदारों की पहुंच इन बड़े आड़तियों तक नहीं होती, बल्कि वो तो तीसरे आड़ती से 10-20 किलो का माल लेते हैं, जो उसे 450 रुपए फी किलो में पड़ता है। 480 बेच रहे हैं, 450 की खरीद है, 30 रुपए किलो में बचा रहे हैं। मंडी में वैसे ही रेट बड़े पड़े हैं, इसलिए सरकार 400 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर करती है और इन जैसे कई दुकानदार दर्जा दोयम का लीमू भी 500 रुपए से जायद का बेच रहे हैं। अगर लीमू के गिर्द ये 3 आड़ती अपना जायज मुनाफा कमाते तो यकीन जानिए आप तक ये 200 रुपए में पहुंच जाता। राशिद हमीद, समा, मुल्तान। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मिलावट और नाप तोल में कमी किया करती थी, इसीलिए तो अल्लाह ताला का अज़ाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं किया जाएगा। गाय और बकरे की गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। कराची की इंतजामिया 3.5 साल से एक ही कीमतों वाली रेट लिस्ट जारी कर रही है। रिजवान आलम इस हवाले से रिपोर्ट भी करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि गाय बकरे की गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये है गाय और बकरे के गोश्त की कीमतों की 2018 की जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट। प्राइस लिस्ट दरियाफ्त की है, ये 3-3.5 साल पुरानी रेट लिस्ट है। इसमें वही रेट हैं जो आज की रेट लिस्ट में जो है कमिश्नर ऑफिस ने जो है जारी किए हैं। दुकानदार कहते हैं कि ये मामला 3.5 साल नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा पुराना है। पहले ऐसे ही होता था, कमिश्नर की टीम जाती थी मंडी, 4-6 बकरे खरीदती थी, उनको ज़िबा कराती थी, उनकी गोश्त का होलसेल लगाती थी, रिटेल लगाती थी, फिर लिस्ट देती थी। 7 साल से यही लिस्ट है, 7-8 साल से। अब आप बताओ ना, 7-8 साल में दुनिया की चीज़ कहाँ से कहाँ हो गई। शहर में बछिया का हड्डी वाला गोश्त 650 रुपए से 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट 380 रुपए फी किलो मुकर्रर है। इसी तरह बछिया का बगैर हड्डी वाला गोश्त 780 रुपए से 850 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि इसकी सरकारी कीमत 470 रुपए है। 700 रकम मिलेगी, कहीं नहीं मिल रहा, आप देख लो जाके पूरे शहर में। बकरे के गोश्त की कीमत का तो पूछिए ही मत। सरकारी रेट तो 740 रुपए फी किलो है, लेकिन दुकान पर जाएं तो 1300 रुपए से 1400 रुपए फी किलो से कम पर बकरे का गोश्त नहीं मिलता। मगर इस पर बस नहीं, हर साल की तरह इस बार भी रमजान आते ही गाय और बकरे का गोश्त 50 रुपए से 150 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
फैसलाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, देही इलाकों में बने गोदामों पर जिला इंतजामिया के छापे, चीनी की 300 बोरियां बरामद कर ली। मजीद तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरों में तो इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिए जा रहे थे, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने देहात में अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए हैं। घरों में खुफिया गोदाम बनाए गए थे। 251 रेबे और 453 गाफे में ये गोदाम बने हुए थे, जहाँ पे 300 बोरी जो गंदम की थी वो स्टोर की हुई थी। जिला इंतजामिया की जानिब से एक्शन लेते हुए जो चीनी की बोरियां हैं वो बरामद की गई हैं। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जो डीसी फैसलाबाद है उनके मुताबिक जितनी भी चीनी बरामद की गई है उसको आम मार्केट में सरकारी नरखों पे फरोख्त किया जाएगा, और इस तरह जितने भी गोदाम हैं उनके खिलाफ जैसे ही इत्तलात मिलती हैं एक्शन लिए जा रहे हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सस्ती चीनी के नाम पर अवाम की तजलील और कतारों का नोटिस ले लिया। कल तक अवाम की चीनी की फरहमी यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। रमज़ान बाजार यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइनें ख़त्म करके कल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि 15 रुपये सस्ती चीनी के नाम पर आपने अवाम को भिखारी बना दिया है। 1 किलो चीनी के लिए लोग 5-5 घंटे लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और बोलो लाहौर में आपको बताएं कि शहर का दाखिली रास्ता शरकपुर रोड तबाहाली और टूट फूट का शिकार है। कई साल गुजरने के बावजूद सड़क बनी ना ही सीवरेज का मसला हल हुआ है। रिहायशी अब्दुल रऊफ इंतजामिया से मसला हल करने की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है और मैं यहाँ पर शरकपुर रोड का रहायशी हूँ। तीन चार साल से ये रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे जो है ना सीवरेज का निज़ाम, सड़क के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा मसला और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इस रोड की जो है ना क्वार्टर्स बहुत ज़्यादा और ये लाहौर का मेन एंट्री पॉइंट भी है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है कि सांस लेना भी मुहाल है यहाँ पे। जो जहाँ के बासी हैं वो ही बता सकते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है। अवाम को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि फलानी तरीक को काम शुरू हो रहा है, फलानी तरीक को काम शुरू हो रहा है, लेकिन हमें अब यकीन नहीं आता। कोई जैसे मर्जी जो मर्जी करे। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस की वजह से NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। गुज़िश्ता दिनों में ज़िला गरबी में कोरोना के कितने केसेस सामने आए हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय बताइए इस बारे में। देखिए, कराची के हल्के NA 249 जिला गरबी में कोरोना की शरह तो कम है, लेकिन सिंध हुकूमत से इससे पहले वहाँ जलसे जुलूस भी होते रहे। लेकिन अब मरियम नवाज का सुनने में आ रहा है कि वो भी कराची इलेक्शन मुहिम के लिए आ रही हैं और इस हल्के में इलेक्शन होने हैं। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि यहाँ पर इलेक्शन जो ज़िमनी है उन्हें मुलतवी किया जाए क्योंकि कोरोना वायरस फैल सकता है। महकमा सेहत सिंध की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इलेक्शन कमीशन को ये मरासला अरसाल किया। लेकिन जो जिला गरबी है वहाँ पर कोरोना के केसेस की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज सिर्फ जिला गरबी में 2 कोरोना के मुस्बत केसेस आए। इस तरह 10 रोज में सिर्फ 87 कोरोना के केसेस जिला गरबी से रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम दिन की बात करें तो 14 अप्रैल को 8, 15 को 5, 16 अप्रैल को 17 केसेस, इस तरह 17 अप्रैल को 5 कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत कराची में कौमी असम्बली की नशस्त 249 पर ज़िमनी इलेक्शन 8 दिन की दूरी पर रह गया है। इस हल्के में 2 ऐसी जमातों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं जिनके पास इस हल्के के मसाइल का इख्तियार मौजूद था। 13 साल से पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में है, जबकि 4 साल MQM का मेयर और चेयरमैन जिला वस्ती रहा है। हल्के के वोटर्स इनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 बरसों से सिंध में हुकूमत है, जबकि 4 वर्ष MQM का मेयर भी रहा। हल्के 249 के अवाम से बात करते हैं कि इन दोनों जमातों के उम्मीदवारों को वो किस तरह देखते हैं और क्या इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं। आइए बात करते हैं। 13 वर्ष से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध में, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, MQM को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को कभी नहीं, इस दफा नहीं। MQM को
किसी को नहीं देना इस दफा, कोई काम करने वाला आता नहीं, ये हाल है देखो। कोई काम नहीं करवाया हमारे लिए, ना पानी का काम करवाया, न एमक्यूएम ने करवाया, न पीपल्स पार्टी ने करवाया, किसी ने नहीं किया, ना पीपल पार्टी ने किया, ना किसी और नहीं किया, ना कोई होता था तो नजर आता था। किसको भी नहीं देगा। ये हालात है, हमारा गैस नहीं है, पानी नहीं है, रोड खराब है, सब टुकड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है। जो भी आता है वोट लेके जाता है, फिर काम नहीं करता है। कोई काम हुआ है सिंधु कुमार ने, कोई काम करवाया इधर पीपल्स पार्टी ने? नहीं, अब तक तो कोई काम नहीं करवाया। बल्दिया में कोई काम हुए? हाँ हुए ना। क्या काम हुए? घर बने, इनकी प्रॉपर्टियाँ बनी हैं, बाकी तो कोई नज़र आपको नज़र भी नहीं आएगा यहाँ कुछ बना है। पिछले 10-15 साल से कोई काबिल जिक्र काम यहाँ पे नहीं हुआ। दोनों सेम ही रहे, ना दोनों एमक्यूएम ने कुछ किया, ना पीपल पार्टी ने कुछ किया। कुछ भी नहीं करवाया इन लोगों ने, सिवाय माल बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। फैसल बावड़ा साहब आए थे, वो 2.5 साल रहे, कुछ भी नहीं करवाया उसने। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध हुकूमत की पीपल्स पार्टी की है, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा। वसीम अख्तर तो बड़े दावे कर रहे हैं उन्होंने बल्दिया वाला काम करवाया। उधर तो सर देखा ही नहीं है उन्होंने, मुड़ के ही नहीं देखा, पीछे आया ही नहीं है कोई काम नहीं करवाया। वोट भी दिए इनको लेके, इनको सपोर्ट भी किए एमक्यूएम को। ये सिर्फ इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं सारे, उसके बाद कोई भी नज़र नहीं आएगा। 6 बार MNA मुंतखब हुए MQM के और 6 बार MPA मुंतखब हुए MQM के, अभी तक कोई काम उनका हमें नज़र नहीं आया। बल्दिया टाउन के अवाम पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से नारा दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि काम करने वाले उम्मीदवार को आइंदा ज़िमनी इंतखाब में वोट डालेंगे। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। नए बजट की तैयारियां जारी। तरक्याती बजट 150 अरब जबकि दिफाई अखराजात में 33 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ रखी गई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। कैसा होगा 2021-22 का बजट? वजारत खजाना की जानिब से अहम अहदाफ का तयन जारी। विफाकी तरक्याती बजट में 150 अरब इजाफे का प्लान 650 अरब से बढ़कर 800 अरब तक पहुँच जाएगा। 10% फंड भाषा और मोहम्मद डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे। दिफाई बजट में भी 35 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़, हुजम 1330 अरब हो जाएगा। नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाना और टैक्स चोरी का खात्मा अहम हदफ करार। खिदमात, रियल एस्टेट, होलसेल, रिटेल सेक्टर्स में टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। सेहत, तालीम, जरूरी खुराक के सिवा तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का प्लान। कर्जों पर सूद की मद में 105 अरब ज्यादा यानी 3105 अरब रुपए खर्च होंगे। सब्सिडीज के लिए 501 अरब रखने का प्लान। तनख्वाहों पर 510 अरब और पेंशन की अदायगी पर 480 अरब खर्च होंगे। दस्तावेज के मुताबिक इस साल माली खसारे में 269 अरब का इजाफा होगा। हुजम 3464 अरब यानी 7% हदफ की बजाय GDP के 7.4% तक पहुँचने का तखमीना है। ताहम अगले साल बजट खसारा 6% यानी 3154 अरब पर आ जाएगा। प्राइमरी खसारा भी 249 अरब इजाफे से 544 तक पहुंचने का खदशा है। लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तंकीद। कहते हैं हुकूमत के अपने वजीर खजाना कह चुके हैं कि हुकूमती पॉलिसियों ने मईशत को तबाह कर दिया। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इमरान खान को ये फिक्र है कि जाती उमरा को कैसे गिराना है। जो शख्स इस जहन से हुक्मरानी करेगा वो मुल्क नहीं चला सकता। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है जो मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब कर रहा है। हुकूमत के अपने नए वजीर खजाना 15 दिन पहले कह चुके हैं कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों ने मईशत को तबाह कर दिया है। वर्ल्ड बैंक, IMF की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान की मईशत 1-1.5% पे तरक्की करेगी। इसको इकोनॉमिक तरक्की कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस साल 35% गिर चुकी है। बैरूनी सरमायाकार का एतमाद कमज़ोर हो रहा है। इमरान नियाजी साहब को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें ये परवाह है कि किस तरह रायवेंट पे कब्जा होगा, जाती उमरा पे कब्जा होगा, अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे और गिरफ्तारियां कैसे होंगी, शहबाज शरीफ साहब की जमानत कैंसिल होती है या नहीं होती है। जो शख्स इस जहन के साथ हुक्मरानी करेगा वो पाकिस्तान को नहीं चला सकता। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।